नमस्कार। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। 10 फरवरी से 7 चरणों में चुनाव शुरू होंगे और 10 मार्च को यह पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना। क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जताए रखती है या किसी और को मौका देती है। जहां एक और इस चुनाव को भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर माना जा रहा है, वहीं कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। आम आदमी पार्टी जहां एक और पंजाब में बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में दिख रही है, वहीं उत्तराखंड और गोवा में भी अपनी सरकार लाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों पर यह पार्टी चुनाव लड़ रही है और भाजपा को कैसे टक्कर देने वाली है, इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और यूपी के पार्टी इंचार्ज संजय सिंह जी। संजय जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी। संजय जी, उत्तर प्रदेश में आपने अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो लॉन्च किया जिसका नाम आपने रखा अरविंद केजरीवाल गारंटी पत्र। अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं, वो उत्तराखंड, पंजाब या गोवा में बहुत जोरों शोरों से चुनावी उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से गायब हैं या कम आ रहे हैं। क्या वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने ये समझ लिया है कि वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी के सामने टक्कर में नहीं है इस समय कहीं? देखिए, मैं एक-एक करके आपकी बात को जवाब दूँगा। पहली बात तो टक्कर में है कि नहीं है ये तय करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। और पिछले दिनों में हमने क्या किया है वो आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। 2 साल में अगर ज़मीन पर किसी भी पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभाई, तो आप यूपी में किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी से, किसी भी पत्रकार से पूछ सकते हैं, आम आदमी पार्टी ने निभाई। 21 एफआईआर मेरे ऊपर हुई है। आदित्यनाथ जी ने 21 मुकदमे किए, मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, पत्नी घर पे थी, 50 पुलिस वालों को भेजा, मुझे 150 पुलिस वालों के साथ सीतापुर में गिरफ्तार किया, हमारे कार्यकर्ताओं को के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको जेल में डाला गया। तमाम ऐसी घटनाएं एक के बाद एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मुखरता से बोलने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी रही। मैंने जल जीवन मिशन के हजारों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, मैंने कोरोना के घोटाले को उजागर किया, मैंने प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए जमीन घोटाले को उजागर किया, मैंने कस्तूरबा विद्यालय में हुए घोटाले को उजागर किया, मिड डे मील में हुए घोटाले को उजागर किया। इन तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करने में हुआ ये कि आदित्यनाथ जी को भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करनी थी, उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे पर मुकदमे लाद दिए। तो अगर आप कानून व्यवस्था की बात करें, हाथरस में गया था, मेरे ऊपर हमला हुआ। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या का मामला मैंने उठाया, प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर हुआ, वो मामला उठाया, खुशी दुबे का मामला उठाया, अनेक मामले। जयप्रकाश पाल की बलिया में हत्या कर दी गई, अरुण वाल्मीकि को पुलिस वालों ने पीट-पीट के मार दिया। तो ये तमाम जो घटनाएं थी, इस पे सबसे मुखर आवाज आम आदमी पार्टी रही। दूसरी बात, चुनाव में डोर टू डोर कैंपेनिंग सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू की। 300 यूनिट बिजली फ्री के कैंपेन का इतना बड़ा असर हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी जो 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ बिजली का दाम बढ़ाते रहे, उन्होंने चुनाव के पहले 6 रुपए यूनिट की बिजली 3 रुपए यूनिट कर दी। अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया। ये हमारे कैंपेन का दबाव था पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। आज सारी पार्टियां इस मामले में सावधान रहती हैं कि भाई हम अपनी पार्टी की लिस्ट निकाल रहे हैं तो ऐसा ना लगे कि हमारी जाति के लोग ही इसमें ज्यादा हों। ये भी आम आदमी पार्टी का योगदान है कि हमने जातिवाद पे खूब प्रहार किया कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। आपको अगर 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री बनाया गया है तो आप उनके अभिभावक हैं, गार्डियन हैं, आप उनके अगुआ हैं, आप सबका ख्याल रखिए। खाली सबका साथ सबका विकास खोखला नारा नहीं हो सकता। तो हमने अच्छे प्रत्याशी दिए। आज दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची आती है तो चर्चा क्या होती है, कितने अपराधी हैं, कितने माफिया हैं, कितने गुंडे हैं, कितने डकैत हैं। आम आदमी पार्टी की सूची आती है तो ये आता है कि कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने पीएचडी हैं, कितने एमबीए हैं। तो हमने अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, अच्छे मुद्दे दिए हैं, जमीन पे संघर्ष किया है।
अब सारी जिम्मेदारी मैं अगर किसी गलतफहमी में रहूं कि सब कुछ संजय सिंह या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की सारी जिम्मेदारी है, वो संभव नहीं है। अब आगे की जिम्मेदारी जनता की भी है। अगर उनका प्रेम और आशीर्वाद मिलेगा, हम लोग सीटें जीतेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी है जो खुल के कहती है भाई हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक वालों ने बैंक खाली कर दिए। जिनको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमारे साथ आए। जिनको नौकरियां चाहिए, 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर महीने चाहिए, माताओं बहनों को 1,000 रुपए महीने चाहिए, किसानों को फसल का दाम चाहिए, इन मुद्दों पे जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ है। तो हम मुद्दों को लेके, बाकी लोग मुद्रा पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। अब जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता की है, वो कितना प्रेम, आशीर्वाद और वोट देती है। पर जहां आपने एक तरफ अभी कई सारे केसेस का नाम लिया, वहां विकास दुबे के केस में खुशी दुबे का अरेस्ट हुआ था। वहां पे एसआईटी भी गठित हुई और जांच भी हुई। तो अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट है, अगर किसी का इन्वॉल्वमेंट किसी क्रिमिनल केस में है, तो क्या उसको अरेस्ट करना गलत है? एकदम करना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, 3 दिन की विवाहिता जो घर पे मौजूद भी नहीं थी, जिस तरह से सारे साक्ष्य अब तक आए हैं, उसको, उसके घर की नौकरानी, विकास दुबे के घर की नौकरानी रेखा अग्नोत्री को, रेखा अग्नोत्री के 2 बच्चों को, अमर दुबे की मां शांति दुबे को, क्षमा दुबे को, इन लोगों को अगर आप 1.5 साल से जेल में रखे हुए हैं, गैंगस्टर उनके ऊपर आपने लगा दिया। कौन से गैंग चलाते हैं लोग, बताइए ना, क्या करते हैं? कहां इन्होंने हत्या और अपराध को अंजाम दे दिया? उन पे हत्या से लेके, गैंगस्टर से लेके, कौन सी धारा बची है जो ना लगाई गई? तो ये तो ठीक नहीं है। आप अपराधियों पे कार्रवाई कीजिए, किसी ने भी अपराध किया हो उस पे कार्रवाई कीजिए। तो ये मेरा मसला ये था। प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, उस पे एक भी एफआईआर थी क्या? 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसको फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया। अपराध रोकिए, अपराध पर कार्रवाई कीजिए। अपराधियों के मन में पुलिस का भय होना ही चाहिए, शासन प्रशासन का भय होना ही चाहिए। 8 जवानों की शहादत हुई, मैं आज सारे परिवारों से मिलने गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसके नाम पे किसी भी निर्दोष को गोली मार देंगे, ठोक देंगे, उसकी हत्या कर देंगे, ये तो ठीक नहीं। पर योगी सरकार ये कहती है कि उन्होंने शासन, करप्शन और क्राइम, इन पे कंट्रोल किया है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन जैसे आपराधिक इमेज वाले लोगों पे लगाम लगाई है। पहली बात तो ये कि आप करप्शन की बात अगर कर रहे हैं, कोरोना के मामले में एसआईटी बनी, आज तक क्या हुआ उसमें? जल जीवन मिशन का घोटाला मैंने उजागर किया, लोकायुक्त की उसमें नोटिस गई है सरकार को, लोकायुक्त की जांच हो रही है हमारी कंप्लेंट पे, क्या हुआ उसमें? अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के घोटाले को उजागर किया, उसमें भी लोकायुक्त की नोटिस गई है, क्या हुआ उसमें? सतीश द्विवेदी इनके एक मंत्री हैं, उनका भ्रष्टाचार उजागर किया, क्या हुआ उसमें? इन तमाम मामलों में वेंटिलेटर की खरीद, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा इन लोगों ने, सारे पेपर हमने रखे हैं। कोरोना में जब लोग मर रहे थे, उनकी लाशें नदी के घाटों पे मिल रही थी, चील कौवे कुत्ते उनको नोच रहे थे, उस वक्त ये लोग पैसा बनाने में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे। और जब इनसे आप पूछिए तो उसका कोई जवाब नहीं इनके पास, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। क्रिमिनल्स पे अगर कार्रवाई हुई तो आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जैसा कांड कैसे हुआ? अभी बुलंदशहर में उसी तरह का एक मामला हुआ, एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और उसको जला दिया गया। कैसे हुआ? कैसे एक एसएसपी व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी से रंगदारी मांगता है और फिर उसकी हत्या करा देता है? जयप्रकाश पाल को पुलिस प्रशासन के सामने गोलियों से भून दिया गया। संजीत यादव का अपहरण हुआ, पुलिस वालों ने उसकी बहन से 30 लाख रुपए अपहरणकर्ताओं को दिलवाया, फिर उसकी हत्या भी हो गई। कैसे अपराध रुका, बताइए आप मुझे। लखीमपुर के एक 3 बार के विधायक हैं निर्वेंद्र मिश्रा जी, उनकी हत्या हो गई, लोकप्रिय विधायक थे। तो आप मनीष गुप्ता को मुख्यमंत्री के गृह जनपद में होटल में पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में भट्ठा मजदूरों के बेटियों के साथ रात भर बलात्कार और गैंगरेप की घटना हुई।
ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की का उदाहरण है। और हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 16 साल की लड़की भी गहना लाद के रात में 12 बजे घूम सकती है। आप उनको छोड़ दीजिए, मैं तो गृह मंत्री जी से कह रहा हूं, वो गहना पहन के अकेले बगैर सुरक्षा के रात में उत्तर प्रदेश में घूम ले रात में 12 बजे, क्या होगा उनके साथ आप जान नहीं पाएंगे। ये हालत है क्राइम की। तो बातें करने को, जिस प्रदेश में देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और एक पत्रकार कुचल के मार दिया जाए और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, वो हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को चिढ़ाता हुआ देश की संसद में बैठा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां है? किस लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं आदित्यनाथ जी? ये मैं पूछना चाहता हूं। आपने इतनी सारी कमियां गिनाई अभी योगी आदित्यनाथ सरकार की। जिस तरह से आम आदमी पार्टी कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ रही है, उससे एक चीज़ तो साफ है कि वो अपने नेशनल फुटप्रिंट को बनाना चाहती है। ठीक है, एक्सपैंड करने की ज़रूरत है पार्टी को उसमें। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो एक्सपेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, सबसे बड़ा स्टेट है, और किसी भी पार्टी के नेशनल एम्बिशन को पूरा करने के लिए यूपी सबसे क्रूशियल माना जाता है। ऐसे में पार्टी के सबसे बड़े लीडर होके क्या आपको नहीं लगता अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि हर पार्टी की अपनी प्राथमिकता होती है, और मैं आपके सामने स्वीकार कर रहा हूं ऑन कैमरा कि आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की प्राथमिकता इस समय पंजाब है। तो पंजाब में ज्यादा फोकस दे रहे हैं केजरीवाल जी, इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन यूपी में मेरठ में किसान रैली उन्होंने की, अभी लखनऊ में एक बड़ी रैली हुई, अयोध्या में उन्होंने आके दर्शन किया, वहां पे गए, कार्यक्रम किया उन्होंने। तो अभी पंजाब का इलेक्शन खत्म हो जाने दीजिए, फिर यूपी में भी आएंगे। देखिए, और अभी जो वर्चुअल माध्यम से लोगों को संबोधित करने की बात है, तो अरविंद केजरीवाल जी के वॉइस मैसेजेस, आईवीआर, उनके वीडियोस लोगों को विधानसभाओं में दिखाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और जो आपने कहा फुटप्रिंट्स की बात या एक्सपेंशन की बात, तो ये तो प्रूव कर चुके हैं हम लोग। जिला पंचायत के चुनाव में 40 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 83 हमारे जिला पंचायत सदस्य जीत के आए, प्रधान जीत के आए, बीडीसी जीत के आए। तो आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, तभी तो हम 400 सीटों पर लड़ रहे हैं। हम पे तो ये भी मजाक उड़ा रहे थे कि आपको कैंडिडेट मिलेंगे क्या। सबसे ज्यादा कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अब तक अनाउंस किए हैं, और अच्छे कैंडिडेट अनाउंस किए हैं। तो यूपी के ऊपर एक दाग और धब्बा ये लगा हुआ है, और ये मजाक उड़ाया जाता है यूपी वालों का कि भाई यूपी वाले तो सिर्फ जाति धर्म पर वोट करते हैं। इस धारणा को उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को तोड़ना चाहिए। क्या हम शिक्षा पे वोट नहीं कर सकते? स्वास्थ्य पर वोट नहीं कर सकते? रोजगार पर वोट नहीं कर सकते? सड़कों के विकास पर वोट नहीं कर सकते? उद्योग धंधों के विकास पर वोट नहीं कर सकते? क्या यूपी वालों पर यह ठप्पा लगा रहेगा हमेशा कि हम तो सिर्फ जाति और धर्म पर वोट करते हैं जी, इसके अलावा नहीं करते? तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। आम आदमी पार्टी उस चुनौती से लड़ रही है। अब देखिए हम कितना तोड़ पाते हैं। तो मतलब ये साफ है कि पार्टी का इस समय फोकस पंजाब है, सेकंड प्रायोरिटी किसी और को रखा जाएगा इस समय? प्रायोरिटी में सारे स्टेट हैं, लेकिन प्रमुख इस समय प्राथमिकता जो है वो हम लोग पंजाब को दे रहे हैं। इसमें कहीं कोई छुपी बात नहीं। आपने जिन इश्यूज का नाम लिया, बेरोजगारी या गरीबी या जिस तरह के भी एजुकेशन का आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश का जब हम पुराना रिकॉर्ड देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रल हिस्ट्री पे ध्यान देते हैं, तो एक चीज सामने आती है, वो है कि जातीय गणित जो है वो इन सभी चीजों से थोड़ा सा ऊपर रहती है। ठीक है, भाजपा उस चीज में काफी आगे इस समय है। अगर आप पिछला इलेक्शन का रिजल्ट भी उठा के देखें या 2014 का उठा के देखें, 2019, 2017, तो इस चीज को आपको लगता है कि आप जो एक तरफ आप बात कर रहे हो एजुकेशन की या पॉवर्टी की, और दूसरी तरफ अगर आपकी पार्टी सिर्फ 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रही है, या 1,000 रुपये महिलाओं को देने की, या 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की, क्या फ्रीबीज जो हैं वो इस जाति गणित के ऊपर या इन रियल इश्यूज के ऊपर आ पाएंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई इस धारणा को तोड़ेगा कौन? मैं तो अकेले तोड़ नहीं सकता, उत्तर प्रदेश की जनता तोड़ेगी ना। ये कौन सी अच्छी बात है या कौन सा अच्छा तमगा है
कि भाई यूपी वाले तो सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं। अच्छा तमगा तो है नहीं। दूसरी चीज, जाति और धर्म के नाम पर अगर हम गुंडे, माफियाओं, चोरों को चुन के विधानसभा में भेजेंगे और उनसे हम उम्मीद करेंगे कि वो अच्छी सरकार हमें देंगे, तो ये तो फिर हमारी भी गलती है। ये सवाल यूपी के लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई गलत लोगों को अगर हम विधानसभा, जो आदमी 20 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च करेगा वो जाके वहां पे रामायण की श्लोक और कुरान की आयत नहीं पढ़ेगा, वो 200 करोड़ रुपए बनाने के जुगाड़ में लगेगा, बेईमानी और भ्रष्टाचार करेगा। तो जातीय गणित पर, धार्मिक गणित पर जो लोगों ने वोट लिया या जिस जनता ने वोट दिया, उसको यह सोचना पड़ेगा कि उनको हासिल क्या हुआ। क्या चंद डीएम और एसपी अपनी जाति के लगा देने से उस जाति का भला हो जाएगा? आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कि अगर बेरोजगारी बढ़ती, 80-20 की बात किया आदित्यनाथ जी ने, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं आदित्यनाथ जी से, जो सुहागिन महिलाएं शिक्षा मित्र की अपना सिर मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं, वो 80 में थी कि 20 में थी? 1 साल तक जो सड़क पर किसान बैठा रहा, 750 किसान शहीद हो गए जिन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? वो हजारों लाशें जो नदी के घाट पर मिली सड़ी हुई, जिनको चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में थे कि 20 में थे? वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में जला दिया गया, वो 80 में आती है कि 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, 80 में है कि 20 में? इंद्रकांत त्रिपाठी जिसकी हत्या हो गई, 80 में था कि 20 में था? खुशी दुबे 80 में आती है कि 20 में? मनीष गुप्ता 80 में आते हैं कि 20 में? अरुण वाल्मीकि 80 में आते हैं कि 20 में? जिन लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, वो 80 में थे कि 20 में थे? इसलिए ये फर्जी बातें करके, नकली बातें करके आप यूपी के लोगों को अगर गुमराह कर रहे हैं, तो ये बात उत्तर प्रदेश की जनता को समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का किया है तो हिंदुओं का किया है। हिंदुओं के नाम पे सत्ता में आए और नुकसान सबसे ज्यादा हिंदुओं का किया है। बेरोजगारी बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का, अशिक्षा बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का, अस्पतालों की बदहाली बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का, महंगाई बढ़ी तो सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं का। तो आप कौन सा हिंदू राज ला रहे हो भाई? नाम देते हो मुसलमानों से नफरत का और नुकसान करते हो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का। मैं तो पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए ना सामने आके। आप कह रहे हो अब पलायन नहीं होगा, ये क्या है? ड्रामा कंपनी चल रही है? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, तो पलायन हुआ कैसे? पहले इस्तीफा दो अपने पद से, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कि हम नाकारे थे, हमारे रहते हुए भी पलायन हुआ, तब आगे तुम्हारी बात कोई सुनेगा। इसलिए इस प्रकार की बातें करके, अब बताइए वो मुगली घुट्टी 555 पिए हुए हैं हमारे अमित शाह जी, अभी भी मुगल मुगल कर रहे हैं। मुगल तो चले गए, 1857 के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिनके नेतृत्व में 1857 की गदर लड़ी गई, जिनके साथ शहीद मंगल पांडे थे, जिनके साथ झांसी की रानी थी, जिनके दोनों बेटों के सर कटवा दिए गए। आप बहादुर शाह जफर से लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी जी मुगल हैं? किससे लड़ रहे हैं आप? कहां है मुगल? कोई भी बात कर देनी है खड़े होके। बच्चे भी 1.5 साल में मुगली घुट्टी 555 पीना बंद कर देते हैं, अभी भी वो मुगली घुट्टी पी रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब देश को बर्बाद करने के लिए ये लोग नफरत जिस तरह से फैला रहे हैं, इससे हिंदुस्तान की तरक्की नहीं होगी। विविधता में एकता भारत की विशेषता। हम वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। हम वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। हम वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। हम वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। हमारी इस पहचान को, हमारी इस खूबसूरती को मिटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग उनका साथ दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस नफरत की राजनीति का साथ दे रहे हैं, हिंदुस्तान की पहचान को मिटाने वालों का साथ दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि जाति और धर्म के ऊपर होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करता हूं कि चुनाव जो हैं वो जाति और धर्म के नाम पे नहीं लड़ने चाहिए।
जाति और धर्म के ऊपर जब हम उठते हैं तो किन चीज़ों पे इन इलेक्शंस को लड़ना चाहिए, उसमें क्या सिर्फ आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो रियल समस्याएं हैं वो 300 यूनिट फ्री बिजली से या 1,000 रुपये महिलाओं को देने से या 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने से खत्म हो सकती हैं? देखिए, आपने फ्रीबीज का सवाल उठाया। जी। दो तरह की अर्थव्यवस्था है। एक अर्थव्यवस्था है जो ये कहती है कि आप बैंकों में जमा पैसा चंद पूंजीपतियों को उठा के दे दीजिए। बैंकों में किसका जमा पैसा है? आपका है, किसान का है, मजदूर का है, कर्मचारियों का है, छोटे व्यापारियों का है। इस मुल्क के आम आदमी का पैसा बैंकों में जमा था, जिसमें से 10.5 लाख करोड़ रुपए निकाल के चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया। वो पैसा लेके हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। विजय माल्या लेके भाग गया, नेहरू मोदी लेके भाग गया, मेहुल चौकसी लेके भाग गया, ललित मोदी लेके भाग गया, नितिन संदेशरा लेके भाग गया। तो एक अर्थव्यवस्था तो ये है। और दूसरी अर्थव्यवस्था क्या है कि उस पैसे से आप फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज आम आदमी को दीजिए, और उसके पास जो बचत होगी उसकी परचेजिंग पावर जेब की बढ़ेगी और वो बाजार की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। वो सामान बाजार से ही खरीदेगा जो उसके घर में बचत होगी। अच्छा, मान लीजिए बचत नहीं होती है उसके पास, तो क्या करेगा? अगर नौजवान के पास अपना मोबाइल चलाने के लिए पैसा नहीं है, अपना फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? वो क्राइम करेगा, अपराध करेगा, माफियागिरी के रास्ते में जाएगा, अराजकता बढ़ेगी समाज में। तो एक बैलेंस्ड सोसाइटी होने के लिए जरूरी है, ये फ्रीबीज कह के इसको बदनाम नहीं करना चाहिए, बल्कि मूलभूत जरूरतों को या तो न्यूनतम दाम पे दिया जाए या मुफ्त में दिया जाए। क्योंकि हमारी सरकारें लोक कल्याणकारी संस्था है, वो कोई धंधा कमाने के लिए नहीं बैठी हुई है। ये बात अलग है कि नेताओं ने धंधा किया राजनीति के नाम पे, लेकिन वो उसके लिए नहीं बनाई जाती हैं, वो लोक कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। और इसलिए जरूरी है कि जो मूलभूत जरूरतें हैं इंसान की, वो उसको न्यूनतम दाम पे या फ्री में मिले। आपने कहा आपकी पार्टी ने भी कई बार बीजेपी को पोलराइजेशन के लिए अक्यूज किया, साथ में पेट्रियोटिज्म का गलत इस्तेमाल करने के लिए भी अक्यूज किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जब उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंका था तो उन्होंने पहले मंदिर यात्रा से शुरू किया, फिर तिरंगा यात्रा हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि ऐसे उसी पद पे चलना देखिए, पड़ गया? ये बात जब लोग कहते हैं तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और मुझे तकलीफ भी होती है। क्या धर्म को गुंडों के भरोसे छोड़ दिया जाए, अधर्मियों के भरोसे छोड़ दिया जाए? जो लोग चंदा चोरी करते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर, उनको मंदिर में जाने का हक है, केजरीवाल को नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं क्या? हम तीर्थ यात्रा कराएं तो उसमें अपराध हो गया क्या, गुनाह हो गया क्या? नहीं। और आदित्यनाथ जी कोई प्रभु श्री राम के मंदिर के गेट कीपर नहीं है। आज सवाल क्या उठाते हैं, साहब आप मंदिर में क्यों गए? अरे मैं कितने मंदिरों में जाता हूं, कहां कहां जाता हूं, ये आप जानना चाहेंगे? कब मैं बालाजी गया, कब उज्जैन महाकाल गया, कब शिरडी साईं बाबा के यहां गया, कब जगन्नाथपुरी जी गया, कब कब अयोध्या राम मंदिर गया? उठा के देखिए। दूसरी बात, हिंदू धर्म को हम मानते हैं तो रामचरित मानस की उस चौपाई को अपने दिल दिमाग में, जहन में उतार के काम करते हैं, जो कहती है सब नर करहीं परस्पर प्रीति। और जब हाथ में हम तिरंगा लेके निकलते हैं तो हम वैलेंटाइन डे पे पार्कों में घुस के बच्चे बच्चियों को मारते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश के हर व्यक्ति को हाथ में तिरंगा लेके यही नारा लगाना चाहिए। इस देश के हर व्यक्ति को हाथ में नारा लेके किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए नारा लगाना चाहिए, उसका संकल्प लेना चाहिए। ये कोई अपराध नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रवाद पर कोई बीजेपी का पेटेंट नहीं है, धर्म पर कोई बीजेपी का पेटेंट नहीं है, इसलिए कि ना तो ये राष्ट्रवादी हैं, ना ये धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ दंगा फसाद, नफरत और समाज को बांटने वाले लोग हैं। और हम वो कहते हैं मारो काटो, लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। जब आम आदमी पार्टी ने यूपी में तिरंगा यात्रा और मंदिर यात्रा के साथ शुरू किया था सफर,
तो फिर ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई कि समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस की बात शुरू हुई? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ क्या बातचीत हुई, नहीं हुई, वो तो मैंने उस समय भी कहा था कि अगर इस दिशा में, गठबंधन की दिशा में कोई बात आगे बढ़ेगी तो आपको बताएँगे। बात कोई आगे बढ़ी नहीं, इसलिए उसके बारे में कोई चर्चा करने या बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी सीटें 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से उस काम में लगे हुए हैं। बिल्कुल। एक सवाल और है। पार्टी इंचार्ज हैं आप उत्तर प्रदेश में। पार्टी इंचार्ज होने के नाते अगर आप भी इस चुनाव में खड़े होते तो शायद कैडर को भी और सपोर्टर्स को भी एक मोटिवेशन मिलता, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, मैं खड़ा हो सकता था, लेकिन क्योंकि काम इतना था और पहली बार हम लोग विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे, इसलिए भाग दौड़ बहुत है और मुझे सुबह से लेकर रात तक काम भी करना होता है, आप जैसे लोगों से बातचीत भी करनी होती है समय निकाल के बीच में। तो इसलिए मैंने ये फैसला लिया कि अभी इस बार तो फिलहाल पार्टी के लिए प्रचार करूंगा। पर हमने तो ये सोचा था कि जिस तरह से पंजाब, यूपी, गोवा या उत्तराखंड में सीएम कैंडिडेट अनाउंस किया पार्टी ने, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सीएम कैंडिडेट, बल्कि हम तो बहुत सारे लोग इस उम्मीद में थे कि आप ही उनके सीएम कैंडिडेट होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए, मतलब पार्टी की हार दिख रही हो, इसलिए आपने सेफ साइड की? मैं शेख चिल्लियों की तरह काम नहीं करता हूँ और ना ही मैं किसी गलतफहमी में रहता हूँ। मैं जमीन पर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता को अपना फैसला सुनाने दीजिए। हम उस काम में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, नहीं होगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कितनी सीटों पर जीत की आपको उम्मीद है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता पे हम छोड़ देते हैं। हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार अच्छे दिए हैं, मुद्दे अच्छे दिए हैं। अगर बुरे लोगों को जनता चुनेगी तो 5 साल उत्तर प्रदेश बुरे लोगों के हाथ में रहेगा। अच्छे लोगों को चुनेगी, गंदी राजनीति पे झाड़ू चलाएगी तो निश्चित रूप से अच्छी राजनीति हम देंगे। चलिए, समय का अभाव है, इसलिए हम एक आखिरी सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस को आपने हर जगह लीड पे रखा है, आप जहां पे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। यूपी में भी आप उसके साथ ही आगे आए हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल गवर्नेंस जो है, दिल्ली मॉडल है जो, उसके साथ आप यहाँ के रियल इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे? आराम से, बिल्कुल, क्योंकि 60,000 करोड़ दिल्ली का बजट है, हमने सारे काम करके दिखाए। यूपी का बजट 5,80,000 करोड़ है, वो सारे काम हम करके दिखाएंगे जो दिल्ली में हमने किया है। हमने कहा है फ्री बिजली 19,000 करोड़ में दी जा सकती है। हमने कहा है 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को 20,000 करोड़ में दी जा सकती है। हमने कहा है माताओं बहनों को बस की यात्रा फ्री, ये सारे काम हम कर सकते हैं। किसान के फसल का दाम, तो यूपी का बजट इतना बड़ा बजट है कि ये सारे सपने जो दिल्ली में हमने पूरा किया वो यूपी में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।